Hello everyone and welcome back to our channel Education Space. I am Divija and आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी का। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड 2 कर चुका है जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेल्फ क्या होता है, पूरा सेल्फ का पोर्शन हमने खत्म किया था। एंड दूसरे में हमने पर्सनालिटी क्या होती है, उसकी अप्रोचेस क्या होती है, उसकी फर्स्ट अप्रोच क्या है, ये की थी। अब हम करने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच इज ट्रेट अप्रोच। ठीक है, पहले हमने देखा था कौन सी अप्रोच है, अब हम फर्स्ट अप्रोच पे चले जाते हैं। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हुई है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उनका, प्लीज गो एंड वॉच देम फर्स्ट, स्पेशली पर्सनैलिटी वाली, क्योंकि उसी का कंटिन्यूशन है ये वीडियो। ठीक है, सो सबसे पहले हम करते हैं ट्रेट अप्रोच क्या होती है। ट्रेट अप्रोच में 3 लोगों ने दी थी, दिस इज मच सिंपलर देन टाइप 1। तो उसमें एल्बर्ट आ जाता है, कटेल आ जाता है एंड आइजिंग आ जाता है। ये 3 लोग हैं जिन्होंने ट्रेट अप्रोच दी थी, जिन्होंने कहा था कि जो हमारे ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेसिस पे हमारे पर्सनालिटी बनती है। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं जल्दी जल्दी एल्बर्ट की ट्रेट थ्योरी में उसने 3 कैटेगरी दी कि देयर आर 3 कैटेगरीज इन विच पर्सनालिटी वी कैन डिवाइड पर्सनालिटी। मतलब ये 3 कैटेगरी हर पर्सन में होगी। हर पर्सन में कार्डिनल ट्रेट्स होंगे, सेंट्रल ट्रेट्स होंगे एंड सेकेंडरी ट्रेट्स होंगे। सो अब वो कैसे, अब ये क्या पता चले कि कौन से अलग अलग होते हैं। जैसे कार्डिनल ट्रेट जो होता है ना, वो हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस जो होती है ना पर्सन के बारे में, कि जैसे महात्मा गांधी है, आपकी बुक में भी यही एग्जांपल है कि महात्मा गांधी का कार्डिनल ट्रेट क्या होगा, नॉन वायलेंस होगी, बिकॉज वो मेन उनकी पूरी लाइफ उसके रिवॉल्व अराउंड करती है। ठीक है, जैसे मेन गोल ऑफ पर्सन्स लाइफ, दैट्स व्हाट महात्मा गांधी इज नॉन वायलेंस इज। हम जब भी नॉन वायलेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले पर्सन का नाम क्या आता है, महात्मा गांधी। ऐसे अगर आपकी क्लास में आप देखोगे, अगर कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे जोकर, हमारे हर क्लास में एक जोकर होता है, तो जैसे आप जोकर बोलोगे उस एक बच्चे का नाम आएगा, वो उसका कार्डिनल ट्रेट होगा। ठीक है, सेकंड पे आता है सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट मतलब क्या होता है, जैसे जो जॉब रिकमेंडेशंस में आता है, मतलब जो सबको विजिबल होता है दूर से, या फिर आप अपने ट्रेट्स जो सबको दिखाने के लिए रेडी हो। ठीक है, जैसे हमारा आ गया कि द गर्ल इज वेरी पेशेंट, शी इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड, काम। ठीक है, तो ये सारी चीजें, वार्म, ये सारी चीजें जो है वो आती है कार्डिनल ट्रेट्स में, वेरी सिंपल। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी इज द थर्ड कैटेगरी विच सेज प्रेफरेंस और लाइकिंग्स। सेकेंडरी मतलब जो सिर्फ हमें और हमारे क्लोज रिलेटिव्स, फैमिली और फ्रेंड्स को ही पता हो बस। जैसे आई लाइक कॉफी, और आई लाइक टी, या आई लाइक कलरिंग, या फिर आई लाइक मैथ्स। तो फिर ये जो होंगे वो मेरे सेकेंडरी ट्रेट्स होंगे। सिंपल था ये वाला, सबसे सिंपल था एल्बर्ट्स की थ्योरी। तो अब ये दिक्कत आ जाती है कि ना क्वेश्चन में आ जाता है कि एक्सप्लेन एल्बर्ट्स ट्रेट थ्योरी। तो आपको ये चीज याद रखनी कि किसकी कौन सी थी। एल्बर्ट ने 3 कैटेगरीज दी थी, ये है एल्बर्ट की ट्रेट थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं कटेल की पर्सनैलिटी फैक्टर। तो कटेल ने क्या बताया था, उसने बोला था कि 2 टाइप के ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, सरफेस ट्रेट्स और सोर्स या फिर प्राइमरी ट्रेट्स। ठीक है, सरफेस, पहले सोर्स एंड प्राइमरी ट्रेट्स मत देखते हैं क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फॉर सरफेस ट्रेट्स। ठीक है, सोर्स एंड प्राइमरी ट्रेट्स क्या होते हैं, वो 16 ट्रेट्स थे, जो प्रॉपर 16 गिवन ट्रेट्स हैं, जो कि आपकी बुक में नहीं है, बट वैसे था कि इमोशनल स्टेबिलिटी, सोशल एबिलिटी, ये सारी चीजें 16 हैं। वो बोला उन्होंने कि हर पर्सन में ये होती है। ठीक है, कोई किसी में ज्यादा होती है, किसी में कुछ कम होती है। तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पर्सनैलिटी के, सोर्स या फिर प्राइमरी ट्रेट्स। वेयर एज सरफेस ट्रेट्स की बात करें तो फिर वो इंटरेक्शन जब होता है ना इन सोर्स ट्रेट्स का, तब बनते हैं सरफेस ट्रेट्स। ठीक है, हाउ मच अ पर्सन इज टॉकेटिव, हाउ मच अ पर्सन इज एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, दीज आर सरफेस ट्रेट्स। बट आपको बस यही याद करना है कि सोर्स ट्रेट्स क्या होते हैं और सरफेस ट्रेट्स क्या होते हैं, मतलब उसमें कौन सा सब्जेक्ट मैटर आता है, यू डोंट नीड टू लर्न दैट। एंड देन एक इंपॉर्टेंट चीज है 16 PF क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन कटेल ने बनाया था अपने इसी उसको लेके, इसी थ्योरी को आगे इम्प्रूव करते हुए, इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने 16 PF क्वेश्चन बनाया था, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं लास्ट पर्सन जो ट्रेट अप्रोच का है, विच इज आइजिंग।
तो आइजैक ने क्या कहा था, उसने सबसे पहले उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था पर्सनालिटी को, ठीक है। सबसे पहला या तो पर्सन न्यूरोटिक होगा या फिर इमोशनली स्टेबल होगा। दूसरा था एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रावर्जन। ये आपने कहीं और भी पढ़ा हुआ है, इससे पहले भी एक पार्ट पढ़ा हुआ है। किस पार्ट में पढ़ा हुआ है, कौन सी अप्रोच में, किस पर्सन ने ये दिया था, यू विल कमेंट इट, ठीक है। नाउ अब लेट्स सी न्यूरोटिक और इमोशनल स्टेबिलिटी में उसने सबसे पहले क्या फर्क बताया। उसने बोला कि इट डिफर्स ऑन हाउ मच अ पर्सन कैन कंट्रोल देयर ओन फीलिंग। अगर कोई पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, अपनी फीलिंग, अपने एंगर को कंट्रोल कर सकता है ज्यादा, तो वो पर्सन क्या होगा, इट वुड बी मोर इमोशनली स्टेबल। बट ऑन दी अदर हैंड, जो पर्सन अपने इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पाता, विच इज एंग्शियस, मूडी, टची, रेस्टलेस, ये सारी जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसकी पर्सनैलिटी होगी न्यूरोटिक पर्सनैलिटी। और ऑन दी अदर हैंड इसके अपोजिट काम एंड रिलायबल पर्सन जो होंगे वो इमोशनली स्टेबल पर्सनैलिटी होगी। Second उसने दिया extraversion introversion on the basis कि how a person differs by socially, the person is either socially outgoing or is socially withdrawn. Extraversion जो लोग होते हैं, जिनमें extraversion होती है, वो active होते हैं, वो impulsive होते हैं, and introversion में passive and cautious होते हैं। ये चीज ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले बताई थी, पिछली वीडियो में बताई थी, मैं इस बार दोबारा बता रही हूँ कि this is not according to current psychological thinkers and believers. This was given way back, and ये सच हो ये जरूरी नहीं है। काफी सारी चीजें जो है अब अपडेट हो चुकी हैं, हम हिस्ट्री पढ़ने लग रहे हैं, हम अप्रोचेस पढ़ने लग रहे हैं जो पहले हुई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दो अप्रोच दी आइजैक ने, उसके बाद इन दोनों के इंटरैक्शन की एक थर्ड अप्रोच बनाई। लेटर ऑन ही गेव साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशल एबिलिटी, ठीक है। उसमें क्या कहा उसने कि साइकोटिक पर्सन जो होगा ना वो हाई स्कोर करेगा उसके टेस्ट में। उसने एक टेस्ट बनाया जिससे उसको रियलाइज हुआ कि अगर कोई पर्सन साइकोटिक होगा ना तो वो हॉस्टाइल होगा, वो ईगोसेंट्रिक होगा एंड वो एंटी सोशल होगा। ये तीन कीवर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला थर्ड वाला आता भी है बोर्ड्स में, ये दोनों से ज्यादा चांसेस इस वाले के आने के हैं। तो फिर साइकोटिक पर्सन क्या होगा, हॉस्टाइल होगा, ईगोसेंट्रिक होगा एंड एंटी सोशल होगा, ठीक है। ये थी अपनी ट्रेट अप्रोच। अब हम जाते हैं नेक्स्ट साइकोडायनेमिक अप्रोच में। साइकोडायनेमिक अप्रोच भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे भी एक पर्सन ने दी थी जो कि बहुत फेमस पर्सन है, एंड अब अगर आप आगे साइकोलॉजी परस्यू करते हो आप उसी के बारे में पढ़ोगे मेनली। सो साइकोडायनेमिक अप्रोच सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। सिगमंड फ्रॉइड वाज द मेन पर्सन। He was also called, he is also called father of modern psychology. ठीक है, इसने बहुत ही ज्यादा डिफरेंट अप्रोच ली, बहुत ही ज्यादा न्यू अप्रोच ली, एंड इट वाज रियली अप्रिशिएटेड। एंड अभी भी इसकी काफी सारी अप्रोचेस एंड थिंकिंग अभी भी अप्लाई होती है, मानी जाती है, ठीक है। सो ही इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, नॉट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के फादर कोई और है, यू विल टेल दैट इन कॉमेंट्स, ओके। उसे गूगल पे करो एंड बताओ। नेक्स्ट कम्स उसकी क्या क्या अप्रोचेस थी, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं याद करना पड़ेगा कौन सी अप्रोचेस थी, बिकॉज दिस रेयरली एवर कम्स इन एग्जाम। इन अप्रोचेस में क्या क्या था वो याद करना है, दीज आर वेरी डिटेल्ड अप्रोचेस, ठीक है। तो जैसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स एंड स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसने सारी की सारी अप्रोचेस ना माइंड के ऊपर बोली, ठीक है। साइकोलॉजी में माइंड का उसने मेन रोल बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में बताया था, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में उसने माइंड के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया था। उसने क्या कहा था कि ना उसने प्रिंसिपल्स मेजर्स कैसे लिए थे, उसने किया था फ्री एसोसिएशन का मेजर, उसने किया था ड्रीम एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ एरर्स। ये सारी चीजें किसी ने पहले सोची नहीं थी। अगर हम फ्री एसोसिएशन की बात करें, इसमें था, उसने इसमें कहा कि क्लाइंट who is facing any problems should be allowed to speak freely and tell everything which is coming in his or her thoughts, ठीक है। तो वो हमेशा अपने जो माइंड में जो जो चीज है ना वो बस निकाल दे, उससे उस पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। सेकेंड ही टोल्ड अबाउट ड्रीम एनालिसिस, कैसे सपने आ रहे हैं, एंड देन एनालिसिस ऑफ एरर्स। अब हम देखते हैं कि उसने इन सारी अप्रोचेस में अलग अलग थिंकिंग क्या दी, क्या ऐसी चीजें थी जो पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो नहीं सोच पाते थे और जो उसने सोचा। सो लेट्स स्टार्ट विद लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस।
सो इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सिगमंड फ्रॉइड ने क्या किया था, उसने 3 पार्ट्स में हमारे माइंड को डिवाइड कर दिया था, जो कि अभी भी बहुत फेमस है, हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। सो ही डिवाइडेड 3 पार्ट्स। उसमें उन्होंने बोला था कॉन्शियस जो होते हैं उसमें हमारे फीलिंग्स एंड एक्शंस होते हैं विच एवरी पर्सन इज अवेयर ऑफ। लाइक आई नो माई कॉन्शियस माइंड, एवरी वन ऑफ यू नो योर कॉन्शियस माइंड। मुझे पता है कि मुझे ये चीज पसंद है, मुझे ये चीज नहीं पसंद, मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये गोल है, मेरा ये गोल नहीं है। सो एवरी वन इज अवेयर ऑफ देयर कॉन्शियस माइंड। इफ वी टॉक अबाउट सब कॉन्शियस माइंड, उसे प्री कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। ठीक है, प्री कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, वी मे बिकम अवेयर इफ वी फोकस टू इट क्लोजली। अब जैसे इसका बहुत ऐसा एग्जाम्पल है, आप सब ने फील किया होगा ये चीज। अगर आप कोई भी टॉपिक को या फिर किसी भी चैप्टर को लिख के याद करते हो, या फिर बिना लिखे भी बार बार बोल के किसी एक टॉपिक को ऐसे रट लेते हो बिल्कुल, और उसे 2 महीने बाद, 2 महीने तक उसे टच भी नहीं करते, 2 महीने बाद आपको एकदम से किसी ने वो चीज पूछ ली और किसी ने उस चीज का हिंट दे दिया, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ भाई ये मैंने 2 महीने पहले किया था। तो वो ऐसा नहीं है, अब थोड़े से इंस्टेंटली आपके दिमाग में नहीं आएगा, बिकॉज वो अपने आपके कॉन्शियस माइंड में अब नहीं रहा, वो जा चुका है आपके प्री कॉन्शियस माइंड में, वो आपको इंस्टेंटली क्लिक हो जाएगा अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो। सो ऐसे ही अब हम पहुंचते हैं अनकॉन्शियस में। अनकॉन्शियस इज द मेन पार्ट ऑफ माइंड विच सिगमंड फ्रॉइड फोकस्ड ऑन। उसने बोला कि अनकॉन्शियस माइंड जो है ना, उसमें पीपल आर अनअवेयर ऑफ इट एंड दैट्स व्हाई इट कॉजेस प्रॉब्लम्स इन पर्सनालिटी। वो ही है जो पर्सनालिटी में प्रॉब्लम्स लाता है, वही है जो पर्सनालिटी को फॉर्म करता है, वही है पर्सनालिटी को जो मेन बेस देता है पर्सनालिटी का, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। उसने कहा था कि अनकॉन्शियस माइंड में इंस्टिंक्टिव और एनिमल डिजायर्स रहते हैं, सेक्सुअल डिजायर्स रहते हैं, जो कि कभी बाहर नहीं आ पाते, दे आर ऑलवेज रिजर्व्ड इन आवर अनकॉन्शियस माइंड। ऑल्सो वहां पे अपनी जो एंग्जाइटी प्रोवोकिंग मेमोरीज होती है ना, वो हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती है। हमारा माइंड उनको, जिन एंग्जाइटीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता ना, वो उन्हें अनकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। Then repress sexual desires and also unsuccessful resolution of conflicts। अगर हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स है वो अनसक्सेसफुल है, मतलब वो सॉल्व नहीं हो पाए, वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी प्रोवोकिंग है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स में उसको लेके बैठ गई, मैं उसे रिलीज नहीं कर पाई इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, वो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गए, तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से अबनॉर्मल बिहेवियर, अब नॉर्मल बिहेवियर जो होता है वो पर्सनैलिटी को हैम्पर करता है। सो दिस मीन्स अनकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए उन्होंने साइको एनालिसिस दी थी। सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस दी, जो कि एक थ्योरेटिक प्रोसीजर था, जिसमें उन्होंने क्या किया, उसने अप्रोच किया अनकॉन्शियस माइंड को, एनालाइज किया, ठीक है, कि क्या हम चीजें भूल जाते हैं, ठीक है, एनालिसिस ऑफ फॉरगेटनेस, क्या चीज भूल रहे हैं, क्या चीज सपने में है, क्या चीज ड्रीम में आ रही है। सो ऑल दीज थिंग्स को उसने एनालाइज करके उसने निकाली साइको एनालिसिस। ये भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं इन चैप्टर 4। तो दिस वाज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो नाउ कम्स स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। ये भी साइकोडायनामिक की अप्रोच की सेकंड पार्ट है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में थ्री पार्ट्स में डिवाइड करा गया था हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को, बाय सिगमंड फ्रॉइड। फर्स्ट वाज इड, देन ईगो एंड देन फाइनली सुपर ईगो। ओके, सो इड में क्या होता है, इड में पर्सन जो होता है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ माइंड विच सीक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनमें इतना माइंड डेवलपमेंट नहीं होती अभी, 1 to 2 years, 3 years, 4 years तक भी कई बार, तो उनका क्या होता है, वो इमीडिएटली ग्रेटिफाई करते हैं। अगर उनको सामने कोई टॉफी या फिर आइसक्रीम मिलती है तो वो रोने लग जाता है, अगर वो केपेबल होते हैं तो वो हाथ से छीन लेते हैं। तो उनका इड जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, वो अब तक ईगो और सुपर ईगो जैसी फीचर्स को अपने माइंड में डेवलप कर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी पर्सन का इड ज्यादा हुआ, इवन आफ्टर बिकमिंग वेरी अडल्ट, राइट, तो आफ्टर 3-4 years, तो अगर उसका इड ज्यादा हुआ तो क्या होगा, वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन सीख करेगा, ठीक है, वो एग्रेसिव इम्पल्सेस शो करेगा अपनी, वो ही विल स्नैच, ही विल डू एनीथिंग टू कंप्लीट हिज और हर डिजायर्स, ठीक है, उसकी इंस्टिंक्चुअल एनर्जी जो होती है ना, इंस्टिंक्ट जो उसका कहेगा बस वही करेगा वो। एंड इड वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। इस पॉइंट में इड का सबसे मेजर कीवर्ड जो बोर्ड्स में लिखना ही लिखना है, इट इज प्लेजर प्रिंसिपल।
ठीक है। प्लेजर प्रिंसिपल अगर आप लिखोगे देन ओनली यू विल गेट मार्क्स इफ इन इट। ईगो में आता है रियलिटी प्रिंसिपल। इसका अनदर मेजर की पॉइंट इज रियलिटी प्रिंसिपल। इट वर्क करता है प्लेजर में, प्लेजर सीख करेगा सीधे, कुछ नहीं सोचेगा। ईगो काम कर रहा है रियलिटी प्रिंसिपल में। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि ना ईगो जो है वो बहुत डिफरेंट डेफिनेशन है राइट नाउ इन कॉमन पीपल, कि ईगो मतलब भाई इसका तो ईगो कुछ ज्यादा ही जा रहा है, या फिर वो तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है तो उसका ईगो बहुत ज्यादा हो रखा है। तो दैट इज नॉट इट। वो अभी जो डेफिनेशन है इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट सिगमंड फ्रॉइड सेड। ही सेड ईगो क्या होता है, ईगो इज गुड। ईगो सेटिस्फाई करता है नीड्स इन अकॉर्डेंस टू रियलिटी, इन अकॉर्डेंस टू सोसाइटी। वो नीड्स के भी देखता है बट वो साथ में रियलिटी को भी साथ में लेके चलता है। अगर मुझे सामने से आइसक्रीम चाहिएगी और मुझ में अगर ईगो होगा तो मैं छीनूंगी नहीं, मैं उससे पूछूंगी या फिर मैं अपने पेरेंट्स को कहूंगी कि मुझे खरीद के दो, राइट। मैं जाके या तो खरीदूंगी या फिर मैं उससे पूछूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी क्या मुझे भी एक बाइक मिल सकती है। दैट विल बी ईगो, माई ईगो। ऐसे ही उसमें पेशेंट होते हैं, रीजनेबल होते हैं एंड रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दिस इज द थिंग विच इज मेजरली मोस्ट पीपल में हाई होता है ईगो। फिर आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या हुआ, मॉरल ब्रांच ऑफ आवर मेंटल फंक्शनिंग। मेंटल फंक्शनिंग में जो हमारी एथिक्स हैं, हमारी जो मॉरल्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। उनमें जो है जैसे टू राइटियसनेस इट बिकम्स वेरी डेंजरस। बिकॉज ये क्या होता है इसमें ना हम अपनी पेरेंटल अथॉरिटी ना अंदर इंटरनलाइज कर लेते हैं। जो अथॉरिटी हमारे पेरेंट्स को होती है, जो चीज जो हमारे एल्डर्स हमें सिखाते हैं वो चीज हम अपने अंदर ही स्टोर कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही इतना स्टोर कर लेते हैं कि बिकॉज ऑफ सोशलाइजेशन, बिकॉज ऑफ सीइंग पीपल अराउंड अस, तो उससे क्या होता है इट बिकम्स डेंजरस फॉर अस। जैसे अगर सामने कोई आइसक्रीम खा रहा है, सेम एग्जांपल, कोई बच्चा आइसक्रीम खा रहा है मेरे सामने, और अगर मुझमें सुपर ईगो बहुत ज्यादा होगा ना तो क्या होगा, मेरा आइसक्रीम खाने का मन करेगा लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं यार सिर्फ इसकी वजह से मैं अपने फादर से पैसे क्यों लूँ आइसक्रीम के लिए, या फिर सिर्फ इसी वजह से मैं उस बच्चे से आइसक्रीम के लिए पूछूं क्यों, मैं नहीं खाते आइसक्रीम, रहने देते हैं। सो इट विल बी सुपर ईगो। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट चीज, इड ईगो सुपर ईगो तीनों ही एक पर्सन में होती है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन में सिर्फ ईगो होगी या फिर सिर्फ सुपर ईगो होगी, तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, तीनों मेंटल फंक्शनिंग प्रेजेंट होती है। बस कुछ कोई ज्यादा होती है कोई कम होती है। इंड में बात करें, इंड में टू टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट होती है, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। अगर किसी की लाइफ इंस्टिंक्ट ज्यादा होती है ना तो हम उसे करते हैं कि वो हाई लिबिडो में है, ठीक है, कि उसे भाई अपने पे ज्यादा फोकस करना है, ही वुड बी फोकस्ड ऑन लाइफ इंस्टिंक्ट, तो हम कहेंगे कि उसका लिबिडो हाई, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्ड लिबिडो। देन डेथ, अगर दूसरा ऑप्शन क्या है, डेथ इंस्टिंक्ट, या तो लाइफ इंस्टिंक्ट होगा या डेथ इंस्टिंक्ट होगा, बीच का कुछ नहीं होगा। तो हाउएवर डेथ इंस्टिंक्ट के बारे में कुछ बताया नहीं है आपकी बुक में, बट डेथ इंस्टिंक्ट वैसे जस्ट फॉर नॉलेज ये होता है कि अगर डेथ इंस्टिंक्ट ज्यादा होता है ना किसी में तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, इड की वजह से सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। सो दिस वाज स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी इन साइकोडायनामिक अप्रोच। अब आगे के जो पार्ट्स है साइकोडायनामिक अप्रोच के विल कम इन नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड ऑब्वियसली पेपर में आने वाले, मैंने पहले ही बता दिया था एग्जाम में। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियो। टिल देन बाय।